हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, रीसेंट 2 और 3 डेज में, और जो कि काफ़ी पुराना पॉपुलर मुद्दा भी है, और रीसेंट 2 और 3 दिन में जिसने काफ़ी तूल पकड़ा है, वो एक इशू है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019। अभी 2 दिन पहले ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है लोकसभा में, और इस पर काफ़ी बवाल मच गया है, और लोगों ने इस पर काफ़ी रूमर्स और काफ़ी ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें चीज़ें निकल के आ रही हैं मेरे अकॉर्डिंग वो इनकरेक्ट हैं। मुझे जैसे ही वो नीड फील हुआ कि ऐसा कुछ इस तरीके के ब्रॉडकास्ट मार्केट में चल रहे हैं, इंडस्ट्री में चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर मैं शेयर कर पाऊँ जो कि करेक्ट हो, वो मुझे पास ऑन करनी चाहिए। तो दोस्तों, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019, जो कि अभी फरवरी में 21 फरवरी को लोकसभा में पास हुआ है। ये बिल 2018 में प्रपोज किया था गवर्नमेंट ने। अगर इस बिल का एसेंस मैं डिस्कस करूं आपसे, ये बिल का नीड क्यों अराइज हुआ। आपने कुछ सुना होगा, 3 से 4 सालों में पिछले कुछ चिट फंड स्कैम हुए थे, बड़े पॉपुलर भी थे, और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उनसे मैसिव लॉस हुआ था जनरल पब्लिक को। उसमें से कुछ थे शारदा चिट फंड, जो अभी भी काफ़ी पॉपुलर रहता है, न्यूज़ में रहता है दोस्तों। रोज वैली चिट फंड भी उनमें से एक नाम था। तो इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, ताकि एक पुअर पीपल, जो पुअर इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, उनका पैसा रेगुलेटेड वे में इन्वेस्टमेंट हो, उसलिए गवर्नमेंट ने एक इन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को बैन करने के लिए 2018 में ये बिल प्रपोज किया था दोस्तों, जो कि अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ है फरवरी में। तो एक वेबसाइट है prsindia.org, जो लीगल रिसर्च, लेजिस्लेटिव रिसर्च के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च। मैं उसी वेबसाइट के पेज पे हूँ। वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019, तो ये पेज खुलेगा। नीचे बिल टेक्स्ट है ओरिजिनल, जो अभी लोकसभा में प्रपोज हुआ था दोस्तों। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड करेंगे। इस पेज के सबसे ऊपर एक्ट का नाम है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019, और ये द गैजेट ऑफ इंडिया पे प्रिंटेड है दोस्तों। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इस लॉ का जो इंटेंट था, द प्रियम्बल ऑफ दिस लॉ, जो कि बोलता है एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर ए comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit scheme and to protect the interest of depositors and for matter connected therewith और incidental thereto। दोस्तों, सीधा सीधा इंडिकेशन देता है कि ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ लेके आने वाला है जो कि बैन करेगा अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, जो डिपॉजिटर हैं उन स्कीम्स में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और उनसे कुछ भी इंसिडेंटल मैटर्स होंगे उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। तो जिस तरीके के स्कैम, शारदा चिट फंड स्कैम, रोज वैली चिट फंड स्कैम, जो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हुए हैं, तो उन चीज़ों को दोबारा रिपीट ना हो, इसको प्रोटेक्शन के लिए, ऐसी चीज़ों को बैन करने के लिए ब्लैंकेट लो आ रहा है दोस्तों। लेकिन इसके बारे में बड़ी सारी इंटरप्रिटेशन अभी मार्केट में फ्लोट कर रही है, मैं आगे आता हूँ उस चीज़ों पे। तो यहाँ पे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम है, तो इसमें कुछ की डेफिनेशन होंगी दोस्तों। इस लॉ के अगर मैं फीचर डिस्कस करूँ, तो इसके अंदर कुछ की डेफिनेशन होंगी दोस्तों, जो कि होंगी डिपॉजिट की डेफिनेशन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की डेफिनेशन दोस्तों, डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन दोस्तों। ये तीनों डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वन बाय वन। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस लॉ, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 3 to 6 आता है, और 3 to 6 बैन इम्पोज करता है वेरियस डिपॉजिट स्कीम पर, वेरियस डिपॉजिट मैकेनिज्म पर। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले डेफिनेशन के सेक्शन पे आता हूँ। डेफिनेशन के सेक्शन पे मैं जैसे ही आऊँगा, तो सब सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है सारे इस लॉ के रिलेवेंट क्लॉजेस की, जिसमें सब सेक्शन 4 है दोस्तों, जिसके अंदर डिपॉजिट की डेफिनेशन दी गई है। मैं डिपॉजिट की डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ता हूँ दोस्तों। डिपॉजिट मीन एन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन एडवांस और लोन और इन एनी अदर फॉर्म। दोस्तों, कुछ भी मनी में रिसीव हुआ, या तो एडवांस और लोन के तरह से, या किसी भी तरीके से, सिक्योरिटी, डिपॉजिट, वट एवर नेम दोस्तों, बाय एनी डिपॉजिट टेकर, किसी भी डिपॉजिट लेने वाले के द्वारा। डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन भी दोस्तों आगे इसमें दी गई है, विद ए प्रोमिस टू रिटर्न वेदर आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड और अदरवाइज, जिसमें एक प्रोमिस हो उस पैसे को वापस करने का, चाहे एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद और चाहे किसी भी तरीके से, ईदर इन कैश और इन काइंड और इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, या तो वो रिटर्न हो कैश में या काइंड में या किसी सर्विसेज के फॉर्म में दोस्तों।
with or without any benefit in the form of interest, bonus, profit or in any other form but doesn't include। दोस्तों ये बोलते हैं उस मनी के रिटर्न पे किसी तरीके का बेनिफिट हो इंटरेस्ट के फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में या ना हो, फिर भी वो इस डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो इस डेफिनेशन के अंदर हर तरीके के डिपॉजिट कवर कर लिए हैं दोस्तों, कि आपने जैसे मर्जी दिए हैं लोन, एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, चाहे सर्विस उसके बदले में दे, चाहे गुड्स उसके बदले में दे, चाहे वो पैसा ही दे, चाहे विद इंटरेस्ट दे, चाहे विदाउट इंटरेस्ट दे, वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आ जाएगा। और इसी चीज का हवा बनाया हुआ है दोस्तों कि डिपॉजिट के अंदर सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये खाली डिपॉजिट की डेफिनेशन है दोस्तों। उससे कुछ चीजें एक तरह से मैं कहूँगा एक्सक्लूड की हुई है। डजंट इंक्लूड का मतलब ये चीजें डिपॉजिट नहीं मानी जाएंगी। उसमें से सबसे पहली चीज है अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन फ्रॉम ए शेड्यूल बैंक। जो बैंक से आपने पैसा लिया वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ सर, जो रिलेवेंट क्लॉज होगा जहां मुझे लगेगा एम्फेसाइज करना है मैं वहां पे रुक के पढ़ाऊंगा। अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन फ्रॉम ए शेड्यूल बैंक, ये हम छोड़ रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन ऑफ ए फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी छोड़ रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये भी छोड़ रहा हूँ। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी छोड़ रहा हूँ। ई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कैपिटल बाय पार्टनर ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म और ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों इसका मतलब ये है किसी पार्टनर ने अगर अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट की तो वो इस डिपॉजिट का पार्ट नहीं बनेगी, ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद है अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी इंडिविजुअल बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव और अमाउंट रिसीव्ड बाय ए फर्म बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर। दोस्तों दो चीजों को कवर कर रहा है, एक इंडिविजुअल को और एक पार्टनरशिप फर्म को। अगर इंडिविजुअल ने अपने रिलेटिव से लोन लिया तो वो भी यहाँ नहीं कवर है दोस्तों। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर से और उनके रिलेटिव से लोन लिया तो वो भी यहाँ नहीं कवर है दोस्तों। इसका मतलब अदर देन, इसके अलावा कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई, डिपॉजिट हुए, तो वो सब इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा दोस्तों। और डेफिनेशन है डिपॉजिट की डेफिनेशन दोस्तों। लेकिन इससे डरना नहीं है, इसमें एक और कैच है जो कि सेक्शन 3 जो कि चैप्टर 2 में है वहां जाके पकड़ में आएगा दोस्तों। इस डेफिनेशन को अगर खाली पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे डिपॉजिट, जो कि मान लीजिए मैं अजय हूं और अजय ने अपने किसी दोस्त को जो कि अनरिलेटेड है 2 लाख रुपए आज किसी ट्रांजेक्शन में दे दिए या मैंने उसको अनसिक्योर्ड लोन की तरह दे दिए, तो इस डेफिनेशन को पढ़ के समझ आ रहा है कि वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर है दोस्तों। लेकिन अभी आगे लॉ बाकी है दोस्तों। इसमें और भी तरीके की चीज़ें कवर है। अमाउंट रिसीव्ड एज ए क्रेडिट बाय बायर फ्रॉम द सेलर, अगर आपने ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में सेलिंग परचेज में कुछ ऐसे अमाउंट लिया वो भी कवर है दोस्तों। इनमें वो चीज़ें कवर है। मैं आगे इसको स्किप कर रहा हूँ, कुछ उस तरीके से यहाँ पे डिस्कशन के लायक नहीं है जिसमें कन्फ्यूजन हो। उसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा डिपॉजिट टेकर की डेफिनेशन पे, जो कि सब क्लॉज 6 में है सेक्शन 2 के, जिसमें डिपॉजिट टेकर मीन्स है एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ए पार्टनरशिप फर्म, ए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ए कंपनी, एसोसिएटेड पर्सन, ए ट्रस्ट। मोटे मोटे तौर पे सब लोगों को कवर कर लिया दोस्तों। तो जो मैं अजय का एग्जांपल ले रहा था तो अजय भी इसमें कवर है एज एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जैसे भी। तो इसका मतलब किसी भी इंडिविजुअल ने किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी पैसा दिया जो कि डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर है, तो यहाँ इसको ये लॉ गवर्न कर रहा है। सेक्शन 2 में डिपॉजिट की बात आती है। उसके बाद दोस्तों जो एक अगली क्रिटिकल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जो कि इसके सब क्लॉज 14 में है, जो कि बोलती है द स्कीम स्पेसिफाइड अंडर कॉलम 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। कॉलम 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में आपको या तो इस वीडियो के एंड में या फिर एक दूसरी वीडियो के थ्रू समझाऊंगा डिटेल में, कि जिसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी स्कीम किस किस एक्ट से अगर गवर्नड हैं तो वो मानी जाएंगी रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। अदरवाइज उससे अलग कोई भी स्कीम अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएगी दोस्तों। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम की भी डेफिनेशन ये है, मीन्स स्कीम और एन अरेंजमेंट अंडर विच डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड और सोलिसिटेड बाय डिपॉजिट टेकर बाय वे ऑफ बिजनेस एंड इज नॉट ए रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एज स्पेसिफाइड अंडर कॉलम 3 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो दोस्तों ऐसी कोई भी स्कीम जो कि इस लॉ के शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन नहीं है तो वो अनरेगुलेटेड होगी। और रेगुलेटर भी वहाँ डिफाइन है दोस्तों कि आरबीआई रेगुलेटर है किसी केस में, किसी केस में एमसीए रेगुलेटर है, तो अलग अलग वेरियस स्कीम है सर। तो मैं अब आपने ये पढ़ा तो इसके बाद आपके पास एक कंफ्यूजन अराइज हो जाता है कि कुछ भी डिपॉजिट जो मैंने अपने दोस्तों को दिया, मैंने अपने रिलेटिव से अलग को दिया या मैंने उनसे लिया, तो ये लॉ मुझे गवर्न करेगा। तो इसमें तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। ऐसा ही दोस्तों एक व्हाट्सएप मैसेज मुझे भी मिला सुबह, जिसे पढ़ के मुझे भी हैरानी हुई बहुत।
और वो व्हाट्सएप मैसेज मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ दोस्तों। द गवर्नमेंट हैज़ इशूड द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 ऑन 21 February 2019. Pursuant to this ordinance, now any individual or group of individual can't take any deposit or loan from any person other than relative and partnership firm. दोस्तों ये सीधा सीधा बोल रहा है कि आप किसी से पैसा नहीं ले सकते हैं अदर देन रिलेटिव और आपकी पार्टनरशिप फर्म। तो आपने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसमें कहीं ये लिखा है कि आप नहीं ले सकते हैं, उसमें खाली ये लिखा हुआ है कि उसको डिपॉजिट बोला जाएगा। तो दोस्तों अभी तक यहाँ तक पढ़ के समझ आ रहा है कि वो एक मिस इन्फॉर्मेशन है ये व्हाट्सएप। इसमें बोलता है आगे, कैन टेक डिपॉजिट और लोन फ्रॉम रिलेटिव और पार्टनर्स ओनली। तो ये बोलता है खाली रिलेटिव और पार्टनर से पैसा ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये डिपॉजिट के डेफिनेशन में नहीं कवर होगा। तो अब मैं आता हूँ सबसे क्रिटिकल और जो कि पूरे लॉ का कोर और सोल और एसेंस है, सेक्शन 3 जो कि चैप्टर 2 के अंदर है दोस्तों। आपने अभी डिपॉजिट की डेफिनेशन पढ़ ली दोस्तों, आपने अपने फ्रेंड को जो पैसा दिया, आपने एक फ्रेंड से पैसा लिया, वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में आता है दोस्तों, नो डाउट। लेकिन ये बोलता है सेक्शन 3 बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जो कि इस लॉ का टाइटल भी है। ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के कमेंसमेंट की डेट से और जिस दिन से स्टार्ट हुआ है ये, उस दिन से और उससे आगे वाले दिनों में, द अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल बी बैंड। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल बी बैंड, तो इसमें आपका डिपॉजिट कहीं नहीं कवर हुआ दोस्तों। नो डिपॉजिट टेकर डायरेक्टली or indirectly promote, operate, issue any advertisement, soliciting participation or enrollment in or accept deposit in pursuance of an unregulated deposit scheme। दोस्तों डिपॉजिट टेकर पर बैन लगाता है, डिपॉजिट टेकर को रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑपरेट नहीं करेंगे, ना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ना सोलिसिट करेंगे, यानी कि नहीं मांगेंगे पैसा या पार्टिसिपेशन नहीं मांगेंगे लोगों से, एनरोलमेंट नहीं कराने के लिए कहेंगे, डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करेंगे इन परसुएंस टू बहुत ही क्रिटिकल शब्द है, इन परसुएंस ऑफ एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो इस तरीके के डिपॉजिट, सबसे बड़ी चीज उसके अंदर क्या है कि वो एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड होने चाहिए, तभी ये लॉ उनको गवर्न करेगा, तभी बैन लगेगा अंडर सेक्शन 3। तो ये बहुत क्रिटिकल एंगल है दोस्तों, बहुत क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है जो कि इग्नोर किया जा रहा है ब्रॉडकास्ट फैलाने में, इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सेक्शन 4 है, नो डिपॉजिट टेकर व्हाइल एक्सेप्टिंग डिपॉजिट परसुएंट टू ए रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम शैल कमिट एनी फ्रॉडलेंट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन मैच्योरिटी और इन रेंडरिंग एनी स्पेसिफाइड सर्विस प्रोमिस्ड अगेंस्ट सच डिपॉजिट। तो दोस्तों ये डिपॉजिट टेकर पर उस तरीके के ऑब्लिगेशन डाल रहा है कि जो रिपेमेंट में उसने प्रोमिसेस किए थे मैच्योरिटी पे, वो उनका कोई भी वायलेशन नहीं करेगा, या करेगा तो ये लॉ उसको गवर्न करेगा दोस्तों। उसके बाद इसमें नेक्स्ट सेक्शन है 5, जिसका नाम है रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट इन रिलेशन टू अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। No person by whatever name called shall knowingly make any statement, promise, forecast which is false, deceptive, misleading in material fact or deliberately conceal any material fact to induce another person to invest in or become a member of participation of any unregulated deposit scheme। दोस्तों बहुत सारी स्कीम्स आप भी सुनते होंगे जिसमें लिखा होता है कि 30% रिटर्न डबल करें 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, जो कि कंप्लीटली वैग है, जिसमें आपको सीधा सीधा पता लगता है कि मिसलीडिंग है। मार्केट रिटर्न भी, जो हायर मार्केट रिटर्न प्रोवाइड कराता है अपना कैपिटल मार्केट, वहां से भी ज्यादा वो आपको रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। तो इस तरीके की अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम पे यहाँ सीधा सीधा बैन और उनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है दोस्तों। ए प्राइस, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहा हूँ दोस्तों, जिसमें सर्टेन स्कीम टू बी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, ये स्कीम को तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ही माना जाएगा इन एनी केस। ए प्राइस चिट और मनी सर्कुलेशन स्कीम बैंड अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978। ये एक स्पेसिफिक लॉ है दोस्तों, इसके अंदर कुछ स्कीम को बैन किया गया था, अगर वो स्कीम उसके अंदर फॉल करती है तो वो यहाँ भी अनरेगुलेटेड स्कीम मानी जाएगी दोस्तों। शैल बी डीम टू बी एन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर 2 जिसके अंदर सेक्शन 3 आता है, इसको पढ़ने के बाद ये क्लैरिटी आ जाती है कि डिपॉजिट ओनली इन परसुएंस टू अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ही इस लॉ द्वारा गवर्न होंगे दोस्तों, और वही इससे बैन होंगे। आपने अपने किसी
फ्रेंड को कोई पैसा दिया बिजनेस कोर्स में या उससे कुछ लिया अनसिक्योर्ड लोन की फॉर्म में जो कि दूसरे लॉज को कंप्लाई करता हो दोस्तों, इनकम टैक्स को कंप्लाई करता हो, तो वो यहाँ पर वायलेटिव नहीं होगा, इस लॉ में वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का पार्ट नहीं था दोस्तों। तो इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेजेस को आप प्लीज एक बार ये रिप्लाई कीजिएगा कि वो सेक्शन 3 को पढ़ें, चैप्टर 2 को पढ़ें, और आप खुद भी पढ़िएगा। हो सकता है कि उससे और कुछ नई तरीके से इंटरप्रिटेशन निकल के आए। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था लॉ पढ़ने के बाद, मुझे लगा कि ये स्प्रेड होना चाहिए और सब लोगों को पता लगना चाहिए, तो आई हैव मेड इट। एंड आप लोगों के क्वेश्चंस और सजेशन वेलकम है, और थैंक यू। I hope you like this information. If you find it useful, then don't forget to share it. Your contribution will appreciate our team to research on various topics. Drop your response in the comment box. Relevant links are also in the description of videos. You may reach us at our email address, that is beingawareyt@outlook.com. For any of your query and issues, we have industry expert behind the camera like CA, lawyers, academicians. Don't forget to subscribe and spread our YouTube channel, Being Aware. Thank you.